नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज हम आए हैं गुरुग्राम के ऑन्को एक्सपर्ट क्लिनिक में और मेरे साथ हैं डॉक्टर गौरव दीक्षित। डॉक्टर गौरव के बारे में बताना चाहूँगा कि डॉक्टर गौरव एचओडी हैं हीमेटोलॉजी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट के आर्टेमिस हॉस्पिटल गुरुग्राम में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डॉक्टर साहब से जानेंगे कि मल्टीपल माइलोमा, जो कि एक प्रकार का ब्लड कैंसर होता है, इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। सर, जो मल्टीपल माइलोमा की हम अगर बात करें तो एक प्रकार का ब्लड कैंसर है, ये एक्चुअली होता क्या है? धन्यवाद विशाल जी। तो हम पहले बात करते हैं कि कैंसर क्या है। सो कैंसर इज रिप्लेसमेंट ऑफ नॉर्मल टिश्यू बाय नॉर्मल टिश्यू। सरल भाषा में बात करें तो कोई भी जो सामान्य काम करने वाला जो टिश्यू होता है या शरीर का अंग होता है, अगर वही असामान्य तरीके से व्यवहार करता है तो उसको हम कैंसर बोलते हैं। अगर यही लंग के या फेफड़ों में होता है तो उसको फेफड़े का कैंसर बोला जाता है। यही अगर ब्लड में होता है उसको हम लोग ब्लड कैंसर बोलते हैं। मल्टीपल माइलोमा एक प्रकार का ब्लड कैंसर है और ब्लड कैंसर में भी ये एक ऐसा कैंसर है जिसकी ट्रीटमेंट पूरी तरीके से संभव है। सो इसलिए हमें इस बारे में जागरूकता बचानी बहुत ज़रूरी है ताकि इस इलाज वाली बीमारी को हम लोग ट्रीट कर सकें, सही समय पर पकड़ सकें। जैसे कि बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो कि एक पर्टिकुलर तरह के एज ग्रुप में आदमी को हिट करती हैं, तो क्या अगर मैं बात करूं मल्टीपल माइलोमा और इस ब्लड कैंसर की, तो क्या इसके ये किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप में ज़्यादा होने के चांसेस हैं? ये काफ़ी अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि ये जो बीमारी होती है वो एल्डरली या बड़े एज ग्रुप में होती है। तो आमतौर पे जो पेशेंट्स होते हैं वो 60 साल या उससे ऊपर की एज में ही इसको प्रेजेंट करते हैं और कुछ पेशेंट्स 70 साल 75 साल तक में देखते हैं हम कुछ इंडिया में, भारत में ये यंगर एज में भी होती है, मतलब 40-45 की एज में भी हम लोग देखते हैं। बट अमूमन इसका जो उम्र है वो अराउंड 60-65 साल की होती है। अक्सर कैंसर के बारे में कहा जाता है कि इसके लक्षण थोड़ा देर से दिखते हैं, बट क्या मैं अगर आपसे जानूं तो मल्टीपल माइलोमा के क्या लक्षण होते हैं और क्या ये मतलब किस समय के दौरान दिख जाते हैं? ये एक मल्टीपल माइलोमा बहुत ही स्लो ग्रोइंग कैंसर होता है, धीरे धीरे बढ़ने वाला कैंसर होता है। तो इसलिए कई बार इसके जो सिम्टम्स और साइंस होते हैं वो हमें एकदम से नहीं दिखते। सो कुछ समय इसको लगता है अपने जो सिम्टम्स और साइन को दिखाने में। और इसके जो हम लोग कीचड़ बोलते हैं उसको क्रैब का नाम दिया जाता है। क्रैब मतलब सी से कैल्शियम इसमें जो हड्डियाँ होती है हमारी शरीर की, पेशेंट की, वो पिघलने लग जाती हैं। इसकी वजह से कैल्शियम शरीर में बढ़ जाता है। कैल्शियम बढ़ने से कुछ पेशेंट्स में कॉन्स्टिपेशन या शरीर में दर्द, हड्डियों में कमज़ोरी या कन्फ्यूजन, ये सारे सिम्टम्स आते हैं। आर का मतलब होता है रीनल फेलियर। तो इसका मतलब ये होता है कि जो कैंसर सेल्स हैं वो किडनी पे जाके काम इफेक्ट करते हैं और उसकी वजह से ये जो किडनी का शटडाउन या किडनी का फेलियर भी हो सकता है। ए इज़ फॉर अनीमिया। अनीमिया का मतलब ये है कि खून की कमी होना। तो जब भी हम जैसे हमें जानते होंगे सारे मेरे श्रोतागण की, अनीमिया जब होता है, जब खून की कमी होती है तो पेशेंट को कमज़ोरी लगती है, सांस चढ़ती है, कुछ पेशेंट्स को हेडेक होता है या चेस्ट पेन होती है, वो चल नहीं पाते हैं और सूजन आना शरीर में या हेडेक, ये सारे सिम्टम्स अनीमिया में होते हैं। और इतना कई बार स्लो ग्रोइंग होता है ये कि अनीमिया के सिम्टम्स बहुत देर में पकड़ में आते हैं। और लास्ट में जो बी होता है, बी का मतलब होता है बोनी लीजन्स। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारी हड्डियां होती हैं, सारा जो शरीर, हमारे बॉडी का जो खून है वो हड्डियों के अंदर से बनता है। तो अगर कोई बोन मैरो कैंसर होता है, ब्लड कैंसर होता है, तो उसमें हड्डियां इफेक्ट होती ही होती हैं। हड्डियों के इफेक्ट होने से उसमें कमज़ोरी आती है और पेशेंट्स आमतौर पे बैक पेन या कूल्हे की हड्डी पे पेन या चेस्ट पेन, ये सिम्टम्स के साथ आते हैं, जो कई बार बहुत सीवियर भी हो सकते हैं। अब ये सारे सिम्टम्स ऐसे हैं जो कि बहुत ही जनरल और वेग सिम्टम्स भी हैं। इसलिए पेशेंट्स भारत में आमतौर पे दे कम लेट, वो लेट आते हैं और ये बीमारी एडवांस स्टेज में आने के बाद ही पकड़ में आती है। सर, जैसे आपने बोला कि पेशेंट्स लेट आते हैं, बीमारी एडवांस स्टेज में आने पे आती है, जबकि कैंसर के लिए मतलब अगर मैं इसके ट्रीटमेंट की बात करूं तो ये कहा जाता है जितना अर्ली डिटेक्ट हो जाए उतना अच्छा। तो अगर मैं इसकी ट्रीटमेंट की बात करूं तो ये स्टेज के हिसाब से क्या स्टेज को आप लेंगे? इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है। इसका इलाज हम लोग कीमोथेरेपी से, इम्यूनोथेरेपी से, टारगेटेड थेरेपी से या रेडिएशन थेरेपी से, या हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट से इसका ट्रीटमेंट करते हैं।
और जो इंजेक्शंस बेस्ड जो थेरेपी होती है वो काफ़ी कारगर होती है। इंजेक्शन बेस्ड कीमोथेरेपी हम लोग तकरीबन 6 महीने 8 महीने तक देते हैं, और एक बारी बीमारी के कंट्रोल में आने के बाद फिर हम लोग पेशेंट्स अगर फिट होते हैं, अगर पेशेंट यंग होते हैं तो उनको हम लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में डिस्कशन करते हैं। अदरवाइज़ अगर पेशेंट ओल्ड एज हैं या फिट नहीं हैं, उस केस में हम लोग कुछ टैबलेट से या गोलियों से उसको मेंटेनेंस में करते हैं। तो उसका जो पूरा इलाज है 6-8 महीने का जो इंटेंस फेज़ है हम लोग वो समझते हैं, वो मानते हैं, फॉलोड बाय अबाउट 2 years ऑफ मेंटेनेंस। तो तकरीबन 3 साल का इसका पूरा ट्रीटमेंट रहता है। अच्छा सर, मैं आपसे एक सवाल तो ये भी जानना चाहूँगा जब आपकी इसको इलाज के बाद आदमी की जो एक होता है ना कि उम्र कितनी बढ़ जाती है, लेकिन उससे पहले मैं एक बात जानना चाहूँगा कि जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जब हम बात करते हैं, हम हमेशा कहते हैं कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट सुन के थोड़ा सा लोग घबरा सा जाते हैं। तो एक्चुअली बीएमटी में क्या होता है, मतलब ऐसी क्या चीज़ होती है कि जो थोड़ा सा लोग परहेज करते हैं, थोड़ा झिझकते हैं इसकी तरफ जाने में? देखिए, ये एक काफ़ी एग्रेसिव ट्रीटमेंट है और इसके बारे में जो जागरूकता है उसमें भी काफ़ी कमी है। जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है वो दैट इज़ बेसिकली रिप्लेसमेंट ऑफ डिजीज्ड बोन मैरो बाय अ नॉर्मल मैरो। तो सरल भाषा में अगर जो बीमार बोन मैरो है या ख़राब खून है उसको चेंज करने के प्रोसीजर को हम लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांट बोलते हैं। और इसका जो इस्तेमाल है वो कैंसरस और नॉन कैंसरस दोनों कंडीशन में हम लोग करते हैं। ब्लड की बीमारियों में, मल्टीपल मायलोमा में हम लोग पेशेंट्स के अपने ही कीटाणु लेके उनको वापस देते हैं, तो उसको डोनर की आवश्यकता उसमें नहीं होती है। इसको हम लोग ऑटोलोगस ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं। और ये क्योंकि ट्रांसप्लांट से सारे घबराते हैं, सबको लगता है कि सर्जरी है, ऑपरेशन है, एनेस्थीसिया है, डोनेशन होगा, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट इज़ अ प्रोसेस और ये एक कीमोथेरेपी देने का अलग तरीका होता है, और इसमें कोई भी सर्जरी, ऑपरेशन, एनेस्थीसिया ऐसी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। इसके जरिए से हम लोग जो इफ़ेक्टिव कीमोथेरेपी है वो हम ज़्यादा डोज में दे पाते हैं, और ज़्यादा डोज में दे पाने से जो कैंसर सेल्स की जो मारक क्षमता होती है कीमोथेरेपी ड्रग्स की, सो वो बढ़ जाती है। सो कैंसर जो सेल है वो बहुत ही लो लेवल पे या ज़ीरो लेवल पे आ जाता है। इसका प्रिंसिपल ये है। तो ये मैं सबको बताना चाहूँगा, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ ए प्रोसेस, मतलब ये 10 डेज़ का एक जैसे कीमोथेरेपी साइकिल होता है वैसा रहता है, और इसके बाद पेशेंट्स आमतौर पे नॉर्मल लाइफ अपनी व्यतीत कर सकते हैं, स्पेशली इन मल्टीपल मायलोमा। एक क्वेश्चन देना चाहूँगा कि कैंसर, बहुत सारे कैंसर इस तरह से होते हैं जो पूरे ट्रीट हो जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें आदमी की उम्र बढ़ जाती है। मतलब वैसे तो जैसे डायबिटीज है, रिवर्स हो जाए तो ठीक है, नहीं तो लोग दवाई खा के अपनी उम्र बढ़ाते हैं। तो क्या मैं इसको यही मानूं कि इसमें उम्र बढ़ जाती है अगर इलाज हो जाए, या बिल्कुल ठीक हो जाता है? इसमें जो हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं वो कंट्रोल यूज़ करते हैं। सो आजकल जो मल्टीपल मायलोमा है ये एक डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन की तरह ही बीमारी हो गई है। अब कहने को तो कैंसर है, परंतु जो इसका इलाज है वो सेटिस्फैक्ट्री। आप जैसे देखेंगे कि दवाई किसी ने खाई, जो अगर ढंग से दवाई खाता है, प्रॉपरली टाइम से लेता है, तो उसका बीपी भी अच्छा रहता है, उसका शुगर भी कंट्रोल में रहती है, तो ठीक है, उसको लंबा टाइम तक दवाई खानी पड़ेगी, परंतु बीमारी ठीक रहती है, तो अंडर कंट्रोल रहती है। तो इसी तरीके से मल्टीपल मायलोमा आजकल हम लोग ट्रीट करते हैं, जो कि ये ट्रीटमेंट लंबा चलता है, परंतु उसका इलाज इज़ वेरी गुड। और अगर पेशेंट हमारे पास जो सिम्टम्स हमने डिस्कस किए उससे आते भी हैं, तो विद इन 1 और 2 मंथ्स आमतौर पे पेशेंट सिम्टम फ्री हो जाते हैं, और जो उनका दर्द है वो कम हो जाता है, उनका जो अनीमिया, खून बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसके बाद एक मेंटेनेंस फेज चाहिए होता है ताकि बीमारी वापस ना आए। सो ये एक पूरा प्रोसेस है, तो इस बारे में हमें डिस्कस करना चाहिए शायद कि हमें इसका इलाज कितना अच्छा है, लाइफ कितनी अच्छी होती है। पूरा क्योर की बात करेंगे तो क्योर हम लोग वर्ड यूज़ नहीं करेंगे इसमें, जो कि एक चीज़ आपसे समझना चाहते हैं। हाँ जी, आपने सादगी से संजीदगी से चीज़ को बताया, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं क्योर, तो एक जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ना भी जो है वो भी एक तरह का कंट्रोल है। जैसे जिन लोगों को शुगर होती है वो उनकी मेरे ख्याल से दवाई खा के उम्र बढ़ाते ही हैं वो। हाँ, मेरे फादर की मुझे याद नहीं है, जब मैं 5वीं में 6वीं में था तब से उनको शुगर है, विच इज़ वेल कंट्रोल्ड। तो ऐसे ही कुछ मल्टीपल मायलोमा का ट्रीटमेंट हो गया है।
पहले हमारे दिमाग में था कि कैंसर हो गया तो मतलब ये एक कुछ एंड ऑफ लाइफ, बट अभी उसी को हम लोग ऐसी स्टेज पे ले आए हैं कि उसका ट्रीटमेंट करके हम लोग उसको एक लो लेवल पे लॉन्ग टाइम तक रख सकते हैं। अच्छा सर, मैं आपसे अगर आखिरी में एक चीज़ पूछना चाहूँ कि जो भी लोग हैं आप उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे मल्टीपल माइलोमा को लेकर? विशाल जी, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। और बेसिकली हमारा जो पर्पज़ है आज की मीटिंग का वो ये है कि हमें इसके साइन सिम्टम्स को समझना है, हमें इसको पहले पकड़ना है। और जैसे कि हमने डिस्कस किया कि जैसे खून की कमी से जो लक्षण आते हैं, कमज़ोरी और सर में दर्द, हेडेक, चलने फिरने में दर्द, जोड़ों में दर्द, तो ये आमतौर पे हम लोग इग्नोर करते हैं। और अगर लंबे समय तक ये सिम्टम्स चलें तो इसको इग्नोर नहीं करना है। और आमतौर पे जैसे रूटीन टेस्ट से, जैसे CBC हम लोग करते हैं, KFT किडनी फंक्शन टेस्ट, क्रिएटिनिन, उससे हम लोग आराम से ईजिली इस बीमारी को पकड़ सकते हैं। तो जो लोग 40-45 के ऊपर हैं उनको एटलीस्ट साल या 1-2 साल में अपनी पूरी टेस्टिंग करवानी चाहिए। और स्पेशली जब कोई उनको दिक्कत आए, जैसे हमने डिस्कस किया क्रैब फीचर्स आएँ, तो उस केस में उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और अगर किसी को ये डायग्नोज होता भी है तो उससे घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, और इसका पूरा इलाज संभव है, और इसके साथ ट्रीटमेंट के साथ पेशेंट्स नॉर्मल लाइफ व्यतीत कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गौरव। सो व्यूअर्स, आपने सुना, ये जानकारी जो थी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और मैं आपसे निवेदन करूँगा कि इसको सिर्फ अपने तक न रखिएगा, इसको औरों के साथ भी साझा कीजिएगा, क्योंकि अवेयरनेस एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है और किसी ज़रूरतमंद को सही समय पे मदद दे सकती है। तो आपसे विदा लेते हैं।